तो अब हम आते हैं थ्योरीज की तरफ। थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। थ्योरी जो है वो बिल्कुल गौर से सुननी है और थ्योरीज को मिस नहीं करना, क्योंकि थ्योरीज ऐसी होती हैं जो कि हम अपने एज अ रेफरेंस भी कोट कर सकते हैं। और थ्योरीज अगर आ जाएं और उसके अंदर हमने कोई अच्छी एग्जाम्पल दे दी या किसी भी थ्योरी को उठा के किसी क्वेश्चन में कोट करिए तो हमारे मार्क्स जो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। यानी हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी इधर उधर से चीजें उठा के डालने की जरूरत नहीं। यही थ्योरीज अगर अच्छे से पढ़ी होंगी तो हम एज एन एग्जाम्पल इसको कोट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पीछे अगर मैं बताऊं आपको एज एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सोशल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जेंडर रोल थ्योरी का क्लेम दे सकते हैं कि सोसाइटी में जो है वो रोल्स असाइन किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्म। तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। तो अगर आप कोट करेंगे तो आप एग्जामिनर के पास जो है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसको थ्योरी के बारे में पता है। भले उसने नहीं पूछा होगा लेकिन इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। इसको थ्योरी की नॉलेज है और इसने कोट किया हुआ है, तो मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है। थ्योरी के अंदर कोई भी थ्योरी हमारे पास आती है तो उसका क्लेम, अजम्पशन और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि थ्योरी का अगर आपको क्लेम नहीं पता, अजम्पशन नहीं पता, एग्जाम्पल नहीं पता, तो आप थ्योरी अगर लिखते हैं एज अ पैराग्राफ तो बिल्कुल बेकार होता है। यानी उसके आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना आपको इन तीनों चीजें मेंशन करने के बाद मिलेंगे। अगर आपको थ्योरी को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो अजम्पशन के बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन की हेडिंग डाल के उसको अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बट ये तीनों चीजें थ्योरी के अंदर लाजमी होनी चाहिए। थ्योरी ये नहीं है कि भाई इस तरह जो है वो कहानी की तरह या ऐसे की तरह आप लिख के आ गए और आपके मार्क्स भी आ गए, इस तरह नहीं होगा। आपको ये तीनों चीजें जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास पहली थ्योरी है जेंडर रोल थ्योरी। इसका क्लेम क्या है कि सोसाइटी ने रोल्स असाइन किए हुए होते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स। यानी कि अजम्पशंस के अंदर इनके पास आ जाता है अचीव्ड स्टेटस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ये मैं रिपीट कर रही हूँ। खैर, जैसे मैंने आपको सोशल पर्सपेक्टिव बताया कि सोसाइटी के अंदर क्या पर्सपेक्टिव है मेल को लेके और फीमेल को लेके, इसी तरह जो है वो सोसाइटी के अंदर रोल्स असाइन किए हुए होते हैं नॉर्म्स के थ्रू। ठीक है। नॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स जो है वो हमने रोल्स बनाए हुए होते हैं कि लड़की का रोल ये है, लड़के का रोल ये है। और लड़की जो है वो उसकी जो नेचर होनी चाहिए, इवन तो रोल इतना ज्यादा हमने डिफाइन किए हुए हैं कि नेचर ऐसी होनी चाहिए लड़की की कि वो कुछ को कोई बात बोले तो वो चुप करके सुन ले। लड़के की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है वो हैंडपैक ना हो, यानी कि जोरू का गुलाम ना हो, वो बिल्कुल रोब वाला हो। और इस तरह से मतलब बोला जाता है सोसाइटी के अंदर रोल असाइन किए जाते हैं कि इस तरह का होना चाहिए। लड़की होनी चाहिए तो वो इस तरह की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए तो वो इस तरह का होना चाहिए। यानी जेंडर के थ्रू हम जो है वो उसके रोल डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये इसका जेंडर है तो ये यकीनन इस तरह का होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में कोई लड़की होती है वो इस तरह से ऊंची आवाज में बात भी कर लेती है तो लाइक बहुत दफा ये उसको सुनने को मिलता है कि तुम ऐसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो तुम्हारे आगे जाके क्या होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि सबको पता है कि सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, बट एट द सेम टाइम कोई लड़का ऊंची आवाज में बात करता है तो हमारी सोसाइटी में ये कंसिडर किया जाता है कि नहीं ये तो मर्द है और मर्द को तो गुस्सा तेज होता है, मर्द को तो गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अजम्पशंस के अंदर हमारे पास आ जाता है अचीव्ड स्टेटस, यानी एक स्टेटस दिया हुआ होता है, मर्द को एक स्टेटस दिया हुआ होता है जैसे सोसाइटी के अंदर कि इसका ये स्टेटस है। इसका इसको जो है वो गुस्सा आ सकता है क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो हमसे हाई है, क्योंकि वो हम पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में रहते हैं तो हम जो है वो उसके स्टेटस को हाई रखेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब हम सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो हम उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो जाते हैं। यानी जो सोसाइटी कहेगी हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। और इसके जो रीजन दिया जाता है वो हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का दिया जाता है कि अगर लड़की पे कोई पाबंदी करी जाती है तो उसका जो रीजन दिया जाता है वो कहा जाता है कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस ड्रामे की बात बताऊं, अगर रजिया वाले ड्रामे की, तो इसके अंदर जो बेटी होती है उसकी मम्मा जो है वो उसको बाहर जाने से मना कर देती है। वो कहती है अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम सेफ नहीं हो।
अब तुम बड़ी हो गई हो तो अब तुम सेफ नहीं हो, तो इसलिए जो है वो तुम बाहर नहीं जाओगी क्योंकि बाहर बहुत गंदे गंदे लोग होते हैं। तो उसके बाद उसकी अम्मी जो है वो एक दफा उसके घर में क्या होता है, कोई खाने की चीज खत्म हो जाती है तो उसकी अम्मी कहती है कि रजिया जाओ बाहर से जो है वो दाल लेकर आ जाओ, बट तुम अपने छोटे भाई को साथ लेके जाओ। तो वो कहती है कि मतलब मेरी प्रोटेक्शन मेरा भाई कैसे करेगा? पहले तो आप कहती हैं कि मैं अकेले जा नहीं सकती, बाहर बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर आप कहती हैं कि भाई को ले जाओ। फिर एक टेबल पे वो लोग बैठे हुए होते तो उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम चिकन मत खाओ, तुम अपने भाई को चिकन दे दो। तो वो कहती है क्यों, मैं इसको क्यों दूं? तो उसकी मम्मा कहती है कि बड़ी बहनें तो छोटे भाइयों का ख्याल रखती है ना। फिर वो आगे से सवाल करती है कि आपका मसला क्या है? आप कभी मुझे कहती हैं कि भाई को साथ ले जाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और कभी आप मुझे कहती हैं कि बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई का ख्याल रखती है। आप पहले डिसाइड कर ले कि कौन किसका ख्याल रखता है। तो वो इस सोसाइटी के अंदर जो रजिया होती है वो इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रही होती है, और वो इस डिस्क्रिमिनेशन को बचपन से पैदा होने के साथ ही फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके साथ जो गलत हो रहा होता है, जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है उसके और उसके भाई के बीच में, तो वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो बहुत मासूम सी बच्ची होती है। तो उसको ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा फील होती है, वो बहुत सारे सवाल करती है इसमें लेके। तो उसको भी यही रीजन दिया जाता है कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन और हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। बाद में जो उसकी प्रोटेक्शन होती है और वो सिक्योरिटी होती है, वो तो खैर जिसने ड्रामा देखा होगा वो अच्छे से जान सकता है कि वो कितना ज्यादा उसके पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कि वो उसको अपनी प्रोटेक्शन एंड में खुद ही करनी पड़ती है अपनी एजुकेशन के थ्रू। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है? जेंडर बायस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लेट कमिंग ऑफ होम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लेट कमिंग ऑफ होम में क्या होता है, हम जो है वो मेल के लिए वो चीज अलाउ कर देते हैं और फीमेल के लिए हम कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमारे पास आ जाती है सेकंड थ्योरी जिसका नाम है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन थ्योरी। मैस्कुलिन फेमिनिन, फेमिनिन जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन कल्चर जो है वो मेल के लिए यूज होता है। क्लेम जो है वो इसका डेवलप प्लस डिस्ट्रैक्ट है, फीचर जो है वो इसके फोर्स्ड और बाय चॉइस हैं। इसका क्लेम क्या हो गया? क्लेम का इसका मतलब ये हो गया कि सोसाइटी के अंदर जो चीजें जो डेवलपमेंट हुई भी होती हैं हमारी, यानी कि जैसे ही कि हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट हुई भी होती है वो इस तरह से हुई भी होती है कि हम इतने डिस्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं कि हम उसको एज अ फोर्स नहीं ले रहे होते, हम उसको बाय चॉइस कंसिडर कर रहे होते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस, लाइक हमारे घर में घर की ही अगर मैं बात करूं तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल, कि अगर घर में कोई बहन काम नहीं कर रही होती या कोई भाई उसको कहता है कि यार मेरे लिए चाय बना दो, तो फिर सवाल करती है कि मैं क्यों बनाऊं, तुम खुद बना दो। तो वो कहते हैं यार ये तो अभी काम नहीं कर रही, इसके ससुराल जाने में जाके क्या होगा, इसके ससुराल जाके क्या हाल होगा, या अपने घर में क्या काम करेगी, तो अभी काम नहीं करी। तो हमारी जो डेवलपमेंट हुई हुई होती है बचपन से लेके वो इस तरह से हुई हुई होती है कि हम अपने वैल्यूज और बिलीफ को पहले पेज पे रखते हैं, यानी हमारी अजम्पशन पे आ गया कि वैल्यूज और बिलीफ को जो है वो हम बिल्कुल वन पेज पे रखते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम लोग पैदा हो रहे होते हैं तो फीमेल के लिए बस एक ही चीज होती है कि उसको जो है वो उसकी शादी होनी है, यानी बीच में उसका कोई वो नहीं है, कोई उसने एजुकेशन करनी है नहीं करनी। बहुत से लोग तो उसकी उसकी डॉरी के लिए जो है वो चीजें जमा करना शुरू हो जाते हैं कि इसकी शादी होनी है, शादी होनी है। बचपन से बस यही सुनते आ रहे होते हैं जो भी फीमेल होती है कि इसकी बड़े होके शादी होनी है, शादी होनी है, और शादी होने के बाद इसको ये करना है, घर के काम करने हैं, और इसको जहेज लेके जाना है, और ये सारी चीजें। मतलब किसी भी फीमेल के साथ ये नहीं होता कि यार उसको शादी से अलग करके उसका कुछ ऐसा फ्यूचर डिफाइन किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए कि यार बड़े होके इसको ये बनना है, बड़े होके मेरी बेटी ये बनेगी या वो बनेगी, नहीं। उसको जो है वो शुरू से बचपन से यही बोला जाता है कि इसको बड़े होके शादी करनी है, इसकी शादी होगी। तो इसी तरह हमारी सोसाइटी में जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे मैंने अभी आपको बहन भाइयों की लड़ाई की एग्जांपल दी,
तो भाई भी क्या देख रहे होते हैं हमारे घर में कि यार हमारी मम्मा काम कर रही हैं, वो आगे से कुछ नहीं बोलती हैं, और फादर जो है वो गुस्से वाले होते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। और जैसे मैंने आपको अभी ड्रामे की बात बताई रजिया के बारे में, तो रजिया जब क्वेश्चंस कर रही होती है बहुत ज्यादा, तो उसकी मम्मा भी उसको यही कहती हैं कि भाई हाँ, ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में, तो यही होता है, हम भी इसी तरह रहे हैं, तुम भी इसी तरह ही रहना है। तो हमारे साथ जो है वो हमारे फीचर्स में हम लोग फोर्स हो रहे होते हैं, लेकिन उसको बाय चॉइस कंसिडर किया जा रहा होता है, यानी हम उसको इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज को कि हमें वो गलत नहीं लग रही होती है। यानी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी सोसाइटी में। हमारे साथ जो कोई फोर्स कर रहा होता है हमें, बहुत सारे घरों में कहा जाता है कि यार हमारी मर्जी से शादी कर लो, जबकि इस्लाम में मर्जी की शादी, घर वालों की मर्जी की शादी से ज्यादा पसंद की शादी को बहुत ज्यादा वो किया गया है। इवन दो एक बहुत ही फेमस किस्सा है, जो कि रियल किस्सा है। एक लड़की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोलती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, तो वो कहते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारी पसंद की शादी नहीं है तो तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, तुम दूसरे अपने पसंद के इंसान से शादी कर सकती हो। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो फोर्स मैरिजेज हैं वो इस तरह से कर दी गई हैं कि भाई हमारी मर्जी से ही शादी होगी, इसको हमारी मर्जी से ही चलना है। और फोर्स को जो है वो बाई चॉइस कंसिडर इस तरह से किया जाता है कि यार हमने अच्छी बेटी होने का सबूत दिया है कि हमने अपने घर वालों की बात मान ली, जबकि इस्लाम में भी ऐसा नहीं है। इस्लाम में अगर कबूल है का मीनिंग दिया गया है, तो उसका जो एग्जैक्ट रियल मीनिंग है वो ये है कि कोई आपको अगर दिल से कबूल है करे, तो उसको जो है वो कबूल है बोलना चाहिए। यानी कबूल है का मतलब कि आपको दिल से कबूल है। अगर आप किसी और के बोलने पे कबूल है बोल रहे हो, तो आपकी शादी जो है वो उस तरह से इस्लामिक तरीके से नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में कबूल है का मतलब है कि आप दिल से किसी को एक्सेप्ट करो, ना कि आप बाय फोर्स आपके दिल में कोई और है और आप जो है वो अपने पेरेंट्स की चॉइस को ज्यादा वो कर रहे हो। तो इस तरह से इस्लाम में इस चीज को बहुत ज्यादा मना किया गया है, बट हमारी सोसाइटी इसको जो है वो नहीं मानती है। अजम्पशंस के अंदर हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन लड़कियों से लगाई जाती हैं या लड़कों से लगाई जाती हैं, ब्रेड विनिंग करके लड़कों से, और लड़की से ये कि ये सारे काम इसी को करना है, बर्दाश्त भी इसी को करना है। ऑटोनॉमी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के अंदर मेल को दी जाती है। यानी ऑटोनॉमी मेल को हासिल है, पावर भी इसके पास है, और पावर उसके पास इसलिए कि वो डिसीजन भी वही लेगा, कोई औरत डिसाइड नहीं कर सकती, और डिसीजन भी सारे मेल ही लेंगे क्योंकि उनको प्रायोरिटी हासिल है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक्सेप्टेंस जो है वो सोसाइटी के अंदर तभी होगी जब आप